क्या आपने कभी सोचा है कि धरती, वो जन्नत जिसे हम अपना घर कहते हैं, उसकी भी कोई वन एक्सपायरी डेट हो सकती है? ये शायद सुनने में थोड़ा ड्रामेटिक लगे, पर सूरज का अध्ययन करने वालों के लिए ये बस एक फैक्ट है। कुछ अरब सालों में वेरा सूरज वो सब कुछ निगल लेगा जिसे हम जानते हैं। जो साइंस फिक्शन जैसा लगता है, वो असल में एक कॉस्मिक टाइमिंग का सवाल है, और अगर आप पहले से तैयार नहीं रहते तो आप पीछे छूट जाएंगे। सबसे बड़ी सरप्राइज, नासा ने अभी अभी टेलिया है कि कुछ ऐसे प्लैनेट्स मौजूद हैं जो शायद धरती से भी ज्यादा रहने लायक हों। विने अपनी पूरी जिंदगी ये मानते हुए बिता दी कि हम सिर्फ एक ही नीले पॉइंट पर रहते हैं, लेकिन केपलर और जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप इस सोच को बदल रहे हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी, केपलर 186f या ट्रैपिस्ट 1 जैसे 100 प्लैनेट्स वो सब कुछ चैलेंज कर रहे हैं जो हम रहने लायक जोन, स्टेलर स्टेबिलिटी और आइडियल क्लाइमेट कंडीशंस के बारे में सोचते थे। ये क्रेजी है, लेकिन हर नई जानकारी के साथ ये और साफ होता जा रहा है कि वेरी धरती उतनी भी बदली नहीं जा सकती। आखिर तक बिकम ही रहना, क्योंकि इस वीडियो में आप समझेंगे कि क्यों, भले ही वे इतनी दूर हों, इन वर्ल्डों में समुद्रों, ऑक्सीजन से भरपूर एटमॉस्फेयर या केमिकल सिग्नल्स के सुराग हो सकते हैं जो वी एक छोटी धरती की याद दिलाते हैं। और जब आपको यह एहसास होगा कि सबसे बड़ी चुनौती उन्हें खोजना नहीं है बल्कि वहां पहुंचना है, तो आप समझेंगे कि ब्रह्मांड के ये रहस्य असल में एक निमंत्रण है। अभी से योजना बिकमना, ताकि कौन जानता है एक दिन हम एक नए घर की ओर अंतरिक्ष में यात्रा कर कैन, जहां वेरी कहानी खत्म होने के बजाय एक मरते हुए तारे के नीचे जलने से बच जाए। बहुत से लोगों के लिए यह सोचना कि पृथ्वी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएगी जहां हम इस पर नहीं रह पाएंगे, किसी दूर की साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। लेकिन साइंस के लिए यह एक सच्चाई है जो 100 मंडल की टाइमलाइन में तय है। वेरा तारा, सूरज बीशा ऐसा नहीं रहेगा जैसा हम उसे जानते हैं। कुछ अरब सालों में उसका हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा जो उसके न्यूक्लियर रियोनेशंस को शक्ति देता है। वह एक रेड जाइंट में बदल जाएगा और मौजूदा रहने लायक जोन को एक कॉस्मिक ओवन में बदल देगा। इस सिनेरियो में महासागर सूख जाएंगे, एटमॉस्फेयर दनहा हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स लाइफ का हर निशान मिटविल। ये एक नेचुरल साइकिल है। सूरज जैसे तारे पैदा होते हैं, अपना फ्यूल जलाते हैं, फैलते हैं और आखिरकार ढह जाते हैं। तो जब हम स्पेस कॉलोनाइजेशन की बात करते हैं तो हम किसी लग्जरी या फ्यूचरिस्टिक सपने पर बहस नहीं कर रहे होते, बल्कि सर्वाइवल की बात कर रहे होते हैं। बेशक इंसानी पैमाने पर यह चिंता करने के लिए बहुत दूर की बात लग सकती है, लेकिन ब्रह्मांड की टाइमलाइन पर 1 अरब साल पलक झपकने जैसा है। और अगर हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सभ्यता बिकम ही रहे, तो भी कुछ ऐसा करना सीखना होगा जो किसी भी टेरेस्ट्रियल स्पीशीज ने नहीं किया, महबूब हिनूर होने से पहले ही आगे बढ़ना। यहीं पर यूनिवर्स की सबसे बड़ी क्यूरियोसिटीज में से एक आती है। हम इस ग्रह पर फंसे नहीं हैं। वेरी ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजी, जो लगातार बेहतर हो रही है, ने गेट की वे में पहले से ही सैकड़ों नए पोटेंशियल अर्थ्स ढूंढ लिए हैं। उनमें से हर एक पजल का टुकड़ा है जो एस्ट्रोफिजिक्स, बायोलॉजी और स्पेस इंजीनियरिंग को जोड़ता है। एक ऐसा ग्रह ढूंढने का विचार जिसकी कंडीशंस वेरी फ्यूचर में यहां की कंडीशंस से बेहतर हों, सिर्फ साई-फाई नहीं है, बल्कि यह अगला लॉजिकल स्टेप है अगर हम अपनी कहानी जारी रखना चाहते हैं। सूरज के रास्ते को देखने से भी यह समझने में मदद गेटी है कि वैज्ञानिक हैबिटेबल जोन्स से लेकर स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर्स तक सब कुछ क्यों पढ़ रहे हैं। जब हम देखते हैं कि तारा कैसे बदलेगा, तो हम जानते हैं कि जब यह एक रेड जायंट बन जाएगा तो यह मर्क्यूरी, वीनस और शायद अर्थ को भी निगल विल। दिस से पहले भी सोलर रेडिएशन में छोटे छोटे बदलाव प्लैनेट को रहने लायक नहीं बिकमा सकते हैं। एवरेज टेम्परेचर में छोटे छोटे बदलाव फूड प्रोडक्शन को बर्बाद कर सकते हैं, इकोसिस्टम्स को कोलैप्स कर सकते हैं और ग्लोबल माइग्रेशंस को एमडबफेनुर कर सकते हैं, जो अभी किसी मूवी से बाहर निकले हुए लगते हैं। तो हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स की खोज केवल एक साइंटिफिक एडवेंचर नहीं है, यह वेरी स्पीसीज के सबसे बड़े बेट्स में से एक है। हर नई डिस्कवरी के साथ हम उन वर्ल्डों के बारे में जानने के करीब आते हैं जो वी तब शेल्टर दे सकती हैं जब अर्थ अब एक ऑप्शन नहीं रहेगा। और इस डोर को खोलने के लिए फंडामेंटल को समझना एसेंशियल है। ये एक्सोप्लैनेट्स क्या हैं, वे कहां हैं और क्यों वे मॉडर्न यूनिवर्स की सबसे फैसिनेटिंग क्यूरियोसिटीज में से एक को पावर देते हैं।
इस बात का सामना करने के बाद कि धरती की एक कॉस्मिक वन एक्सपायरी डेट है, लॉजिकल सवाल यह है कि अगर भी एक नया रास्ता चाहिए तो हम उसे कहां ढूंढेंगे। यहीं पर वंस ऑफ प्लैनेट्स का कॉन्सेप्ट आता है, जो शायद पिछले 30 सालों में यूनिवर्स की सबसे वन साइटिंग क्यूरियोसिटीज में से एक है। उन प्लैनेट्स के उलट जो वेरे सूरज का चक्कर लगाते हैं, वंस ऑफ प्लैनेट्स दूसरे स्टार्स के ऑर्बिट में होते हैं, जो अरबों सिस्टम्स में फैले हुए हैं और कुछ समय पहले तक सिर्फ आसमान में चमकते हुए डॉट्स थे। वंस ऑफ प्लैनेट्स की खोज 1990 के दशक में तेज हुई, केपलर जैसे टेलीस्कोप्स की मदद से, जिसने गेटकीवे के कुछ हिस्सों को स्टारलाइट में हल्की ऑन्सिलेशंस की तलाश में स्कैन किया। इन ऑन्सिलेशंस को ट्रांजिट्स कहते हैं, जो तब होते हैं जब एक प्लैनेट अपने स्टार के सामने से गुजरता है, कुछ लाइट को ब्लॉक करता है और अपनी प्रेजेंस रिवील करता है। हर ट्रांजिट एक साइन है कि एक रॉकी वर्ल्ड हो सकता है, एक एटमॉस्फेयर के साथ, और शायद ओशंस भी। सब कुछ ऐसी फेरी पर छुपा हुआ है जिसकी कल्पना करना लगभग नामुमकिन है। सबसे कमाल की बात यह है कि दीज में से कई वर्ल्डें तथाकथित हैबिटेबल जोन में हैं। एक स्टार के आसपास का वह एरिया जहां टेम्परेचर इतना स्टेबल होता है कि लिक्विड पानी रह कैन। और पानी, जैसा कि हम जानते हैं, जीवन का प्राइमरी इंग्रेडिएंट है, जैसा कि हम जानते हैं। यही वजह है कि जब भी किसी हैबिटेबल जोन में कोई प्लैनेट गेटा है तो वह हेडलाइंस बन जाता है। यह सिर्फ जियोलॉजी के बारे में नहीं है, बल्कि इस पॉसिबिलिटी के बारे में है कि शायद कॉस्मोस में कहीं एक ट्विन अर्थ है। जैसे जैसे साइंटिस्ट्स को नए नए कैंडिडेट गेटे हैं, वो अपने मेथड्स और बेहतर करते जाते हैं। वे लाइट के पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, ऐसे केमिकल चेंजेस ढूंढते हैं जो प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस बता कैन, या फिर मीथेन और ऑक्सीजन की भी, या लाइफ के दूसरे साथीस। ये बहुत पेशेंस वाला काम है, जिसमें सटीक मैथमेटिक्स और स्मार्ट कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है, और ऐसे टूल्स भी जो ब्राइटनेस में छोटे छोटे चेंजेस को डिटेक्ट कर कैन। हर बार जब वो किसी डिसफॉर्मेशन को कंफर्म करते हैं, तो प्लैनेट्स के बिकमने, उनके क्लाइमेट और यहां तक कि वहां किस टाइप की लाइफ हो सकती है, इस बारे में नए आइडियाज सामने आते हैं। ये सब सीधा वेरी जरूरत से जुड़ा है कि अगर एक दिन अर्थ बहुत हॉस्टाइल हो जाए तो वी कहीं और मूव करना विल बी। वंस ऑफ प्लैनेट्स की लिस्ट असल में वेरे फ्यूचर के पॉसिबल होमो का मेन्यू है, पर यह सिर्फ सही फेरी पर एक पत्थर ढूंढने की बात नहीं है। जिस टाइप के स्टार का वंस ऑफ प्लैनेट ऑर्बिट करता है, वो बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करता है, क्योंकि सभी लाइट सोर्सेज लाइफ के लिए अच्छे नहीं यार, और यही डिसाइड करता है कि कौन से प्लैनेट्स सच में रहने लायक हो सकते हैं। जब प्रॉमिसिंग वंस ऑफ प्लैनेट्स की बात होती है, तो बहुत से लोग परफेक्ट डिस्टेंस पर फोकस करते हैं या फिर लिक्विड वाटर की प्रेजेंस पर वो एक सुपर जरूरी चीज भूल जाते हैं, उस प्लैनेट के ऑर्बिट करने वाले स्टार की क्वालिटी। सच ये है कि सभी स्टार्स लाइफ के लिए अच्छे पड़ोसी नहीं आ यार। ये डिटेल जो साफ दिखती है जब आप इसे करीब से देखते हैं, तो यूनिवर्स के कुछ बड़े सीक्रेट्स छुपाती है। आखिरकार स्टार एनर्जी का मेन सप्लायर है, पर वो सबसे बड़ा डेंजर भी हो सकता है। जैसे बहुत वनटिव तारे जैसे रेड ड्वार्फ्स बहुत बड़े फ्लेयर्स और तेज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन छोड़ सकते हैं, और मैग्नेटिक तूफान जो एक पूरे प्लेनेट पर जीवन को खत्म कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक परफेक्ट चट्टानी प्लेनेट जिसमें समुद्र और एक शुरुआती वातावरण हो, वो भी एक जहरीले रेगिस्तान में बदल सकता है अगर उसका तारा बार बार जानलेवा रेडिएशन छोड़ता रहे। दूसरी तरफ बहुत बड़े और गर्म तारे बहुत जल्दी जल जाते हैं। वे जीवन को विकसित होने और बदलने के लिए जरूरी समय नहीं देते हैं। सबसे अच्छा तारा वो होता है जो अरबों सालों तक स्थिर रहता है। वेरा सूरज जैसे ने पृथ्वी को लगभग 4.5 अरब सालों की शांति दी है, जिससे जीवन को ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स रूपों में पनपने का मौका गेटा। लेकिन कुछ तारे और भी बेहतर हैं। KOI 5715.01 जैसे एक शांत नारंगी ड्वार्फ तारे के चारों ओर घूमता है, जो 70 अरब सालों तक स्थिर रह सकता है। यह पूरे इकोसिस्टम्स के बिकमने, विकसित होने और ढलने के लिए काफी से ज्यादा समय है। यह छोटी सी जानकारी पूरी तरह से बदल देती है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं जब हम ऐसे प्लैनेट्स की तलाश करते हैं जहां जीवन हो सकता है। यह सिर्फ प्लेनेट का गोल्डिलॉक्स जोन में होना ही नहीं है, वो जगह जो न तो बहुत गर्म है और न बहुत ठंडी। उसे एक ऐसा हीट सोर्स चाहिए जो कॉस्मिक रूसी रूले का खेल न हो, एक स्थिर तारा जो बहुत बहुत लंबे समय तक चलता है, लाखों पीढ़ियों के जीवन को बिना जानलेवा रेडिएशन से होने वाले बड़े वन एक्सटिंक्शन का सामना किए विकसित होने की गारंटी दे सकता है।
इसीलिए जब कोई टेलीस्कोप किसी संभावित प्लैनेट को ढूंढता है तो एस्ट्रोनॉमर्स उस स्टार को भी देखते हैं जिसका वो चक्कर लगा रहा है। क्या वो शांत है? क्या उसमें बहुत ज्यादा सोलर फ्लेयर्स हैं? उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ये सभी सवाल भी नए होमो की तलाश में मदद करते हैं। और अगर स्टार सही है तो एक और चीज को भी बैलेंस में होना चाहिए, प्लैनेट की उम्र, क्योंकि बहुत ज्यादा यंग या बहुत ज्यादा ओल्ड होना लाइफ की उम्मीदों को खत्म कर सकता है। और अगला पॉइंट यही है। एक शांत स्टार चुनने के बाद एक और डिटेल है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। प्लैनेट को लाइफ के लिए सही उम्र का होना नीड्स। यह छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन ये इस कॉस्मिक बैलेंस का सबसे जरूरी हिस्सा है। एक बहुत यंग प्लैनेट आमतौर पर पिघली हुई चट्टान का एक पॉट होता है जिसमें बहुत ज्यादा ज्वालामुखी होते हैं, लगातार इरप्शन होते रहते हैं और एक कैओटिक एटमॉस्फेयर होता है। इन कंडीशन में कॉम्प्लेक्स लाइफ की कोई भी कोशिश शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ एक बहुत ओल्ड प्लैनेट में एक मरता हुआ स्टार हो सकता है, एक कमजोर मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, या यहां तक कि वो अपना एटमॉस्फेयर विशा के लिए खो चुका हो। इसीलिए जब एस्ट्रोनॉमर्स KOI 5715.01 जैसे प्लैनेट्स को चुनते हैं जो अब तक के सबसे ज्यादा स्टडी किए गए प्लैनेट्स में से एक है, तो वे सिर्फ हैबिटेबल जोन और उस स्टार को ही नहीं देखते जिसका वह चक्कर लगाता है। उम्र एक बहुत जरूरी फैक्टर है। इस 100 प्लैनेट के मामले में दिस ने एक रेयर बैलेंस पाया है। ये इतना यंग नहीं है कि अनस्टेबल हो और इतना ओल्ड भी नहीं है कि एक मरते हुए सोलर सिस्टम में एक मरा हुआ पत्थर हो। ये एक मिडिल एज प्लैनेट ढूंढने जैसा है जो अपनी स्टेबिलिटी के पीक पर है। ये दिशा फॉर्मेशन डेटा को, लाइट स्पेक्ट्रा को, प्लैनेटरी फॉर्मेशन मॉडल्स को और स्टार के बिहेवियर के थे से डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन को क्रॉस रेफरेंस करके गेटी है। हर इंडिकेशन एक कहानी कहता है, मास में वेरिएशंस, डेंसिटी, वोल्केनिक या टेक्टोनिक वॉन्टिविटी के ट्रेसेस। ये सब विंग क्लाइमेट और एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री के बारे में हिंट देते हैं। सही एज रेंज में एक प्लैनेट में स्टेबल ओशंस, डायनामिक कॉन्टिनेंट्स और क्लाइमेट साइकिल्स हो सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स के लिए जानलेवा वन स्ट्रीम्स की तरफ नहीं जाते। ये छोटे छोटे डिटेल्स दिखाते हैं कि एक नया घर ढूंढने के लिए कितनी आर्कियोलॉजिकल पेशेंस नीड्स। हर वेरिएबल, हैबिटेबल जोन, स्टार टाइप, प्लैनेट की एज एक ऐसा पीस है जिसे परफेक्टली फिट होना नीड्स। इसलिए प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट छोटी लेकिन फैसिनेटिंग है। और हर कंफर्मेशन के साथ यूनिवर्स की एक और बड़ी क्यूरियोसिटी सामने आती है। कितने वर्ल्ड्स अभी उस आइडियल एज में हैं ताकि लाइफ फ्लोरिश कर सके। लेकिन परफेक्ट एज के साथ भी एक डिटेल मिसिंग है जो अक्सर इंटरसेटिंग प्लैनेट्स को ट्रूली हैबिटेबल प्लैनेट्स से अलग करता है। सरफेस टेम्परेचर। सही हीट रेंज के बिना लिक्विड वाटर नहीं होता और पानी के बिना बिलियन सालों तक इकोसिस्टम को सपोर्ट करने का कोई तरीका नहीं है। यही अगला पॉइंट है जो इस कॉस्मिक माइग्रेशन जर्नी को डिफाइन करता है। स्टार की स्टेबिलिटी कितनी भी हो या किसी प्लैनेट की उम्र का बैलेंस कितना भी हो, अगर एवरेज टेम्परेचर सतह पर लिक्विड वाटर को परमिट नहीं करता तो हैबिटेबिलिटी का हर सपना पानी में मिल जाता है, लिटरली। इसीलिए टेम्परेचर को बहुत जरूरी माना जाता है। लिक्विड वाटर एक ग्रेट यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उन केमिकल रियोनेशंस का बेस जो लाइफ को वैसे ही बेकमय रखते हैं जैसे हम उसे जानते हैं। जिसके बिना कोई इकोसिस्टम नहीं, कोई नेचुरल साइकिल नहीं और ना ही कोई लगातार बायोलॉजिकल ग्रोथ। जिसका एक अच्छा एग्जाम्पल KOI 5715.01 है। एस्टिमेट्स कहते हैं कि इस 100 प्लैनेट का एवरेज टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, जो ओशियंस, रिवर्स और लेक्स को बेकमय रखने के लिए परफेक्ट रेंज के शॉकिंगली करीब है। आपको अंदाजा देने के लिए अर्थ का ग्लोबल एवरेज 17 डिग्री सेल्सियस था 2023 में, और हम पहले से ही देख रहे हैं कि छोटे बदलाव क्लाइमेट, एग्रीकल्चर और सभी अलग अलग तरह की लाइफ को कैसे बदल सकते हैं। यह इतना डेलिकेट बैलेंस है कि कोई भी छोटा बदलाव बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। फ्रोजन डेजर्ट्स में फ्रीजा हुआ पानी या गर्म एंथेसिहैबिटेबल ग्रीन हाउस में भाप बनकर उड़ जाना। इस टेम्परेचर रेंज को कैलकुलेट करना आसान नहीं है। इसके लिए एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग की जरूरत होती है कि स्टारलाइट गैसों के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है, क्लाउड्स और पॉसिबल ओशियन करंट्स। एक प्लैनेट लाइफ के लिए सही जोन में भी हो सकता है, लेकिन उसका एटमॉस्फेयर सतह को भट्टी में बदल सकता है, वीनस की तरह, यहीं वेरे ही आसपास। इसीलिए जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप्स ने लाइट को ऑब्जर्व करने पर ज्यादा ध्यान दिया है।
ताकि इन दूर के वर्ल्ड्स की एयर केमिस्ट्री को डिटेक्ट किया जा सके। जो बाहर से देख रहे हैं उनके लिए यह वीम ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक और प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं यह दिखाता है। लाइफ को बहुत अलग कंडीशंस की जरूरत नहीं होती, बस एक रेगुलर ऑलमोस्ट बोरिंग स्टेबिलिटी की। यह न तो बहुत ज्यादा गर्मी है और न ही बहुत ज्यादा ठंड, बल्कि वह सही पॉइंट है जहां पानी बहता रहता है, चीजों को मिक्स करता रहता है। लेक्स समुद्र बिकम आता है और कौन जानता है शायद कॉम्प्लेक्स लाइफ भी। यह वह कॉस्मिक गर्मी है जो एक तैरती हुई चट्टान को हर तरह की लाइफ के लिए एक पोटेंशियल पालना बिकमा देती है। लेकिन परफेक्ट टेम्परेचर, सही एज और एक शांत स्टार होने के बावजूद एक प्रॉब्लम बाकी है, वहां पहुंचना। क्योंकि इन ड्रीम प्लेसेस में से किसी एक में सेटल होने की सबसे बड़ी रुकावट खुद प्लैनेट नहीं है, बल्कि हमसे उनकी क्रेजी फेरी है, वह बॉटलनेक जिसे अभी कोई नहीं जानता कि कैसे सॉल्व करें। अब तक मैंने देखा है कि कैसे एक स्टेबल स्टार, एक बैलेंस्ड एज और सही टेम्परेचर एक प्लैनेट को एक पोटेंशियल घर में बदल सकते हैं। लेकिन यह सब एक कठोर सच्चाई से टकराता है, उतनी ही कठोर जितनी स्पेस का खालीपन खुद फेरी। स्पेस की विशालता ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। इसलिए नहीं कि हम दिस के आकार को नहीं समझते, बल्कि इसलिए कि मेरे पास अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इन फेरियों को असल में कम करके। जब हम KOI 5715.01 जैसे 100 प्लैनेट्स को देखते हैं जो लगभग 3000 लाइट ईयर्स दूर है, तो मैथ्स बहुत मुश्किल है। करंट इंजन्स के साथ एक इंसानों वाला शिप वहां पहुंचने में 1 लाख साल से ज्यादा लेगा। वेरा सबसे क्लोजी पड़ोसी प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी भी 4 लाइट ईयर से ज्यादा दूर है। स्पेस के हिसाब से यह ज्यादा नहीं लगता, लेकिन असल जिंदगी में दिस का मतलब है इंसान ने आज तक जितना सोचा है उससे कहीं ज्यादा दूर जाना। एक और बात जो दिसे और मुश्किल बिकमती है वो ये है कि कोई चीज जितनी दूर होती है उस तक मिशन सेंडना या रियल टाइम जानकारी लेना उतना ही मुश्किल होता है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी तक एक मैसेज सेंडने और उसका जवाब पाने में ही कम से कम 8 साल लगेंगे, जाने में 4 साल और वापस आने में 4 साल। दिसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बहुत से साइंटिस्ट दूसरे स्टार सिस्टम्स में रहने के लिए जाने की बात पर बहुत सावधान रहते हैं। हालांकि साइंस ने ऐसे प्लैनेट्स को मैप करने और ढूंढने में बहुत तरक्की कर ली है जहां जीवन हो सकता है, लेकिन वी अभी भी नहीं पता कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए। केमिकल रॉकेट्स, न्यूक्लियर फ्यूजन, सोलर सेल्स, ये सब अभी भी सिर्फ आइडिया या प्रोटोटाइप ही हैं, और अगर हम बहुत तेजी से जा भी कैन तो भी बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी। स्पेस में रेडिएशन का खतरा होगा और सैकड़ों या हजारों सालों तक क्रू को जिंदा रखना बहुत मुश्किल काम होगा। इस बहुत ज्यादा फायरी की वजह से ही हम ज्यादा सेंसिटिव टेलीस्कोप बिकमने में इतना पैसा खर्च करते हैं। ये मेरा घर बैठे ही ट्रैवल करने का तरीका है। हम लाइट को कैप्चर कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर को माप सकते हैं और जीवन के निशान ढूंढ सकते हैं। जब तक फिजिक्स वी इन स्पेस टाइम को मोड़ने या पार्टिकल्स को बहुत तेजी से और सेफ तरीके से तेज करने का कोई तरीका नहीं दे देती, तब तक हम सिर्फ ऑब्जर्व ही कर सकते हैं। हर वो प्लैनेट जो हम ढूंढते हैं एक खामोश वादा है कि एक दिन ये रुकावट नहीं रहेगी। और अगर यह मुश्किल लगे तो भी यह फेरी इन स्टडीज की इंपॉर्टेंस को कम नहीं करती, बल्कि यह हर दिस फॉर्मेशन को और भी कीमती बिकमती है, क्योंकि यह वीन दिखाती है कि एक रहने लायक घर गेटना कितना रेयर और कीमती है। तो यह जानना जरूरी है कि कुछ 100 प्लैनेट्स इस नई फ्रंटियर में स्टार बन गए हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी जैसे प्लैनेट्स जो इतने पास होने के बावजूद अपनी प्रोमिसेस के साथ साथ उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी रखते हैं। जब 100 प्लैनेट्स की बात आती है तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी जैसा नाम शायद ही कोई दूसरा हो। दिस ने सबका ध्यान खींचा, न सिर्फ इसलिए क्योंकि यह रॉकी है और रहने लायक जोन में है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह वेरे सूरज के सबसे पास वाले स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी का चक्कर लगाता है, जो लगभग 4 लाइट ईयर दूर है। यह दिसे वेरा कॉस्मिक नेबर भी कमाता है, एक ऐसी जीती जागती याद दिलाता है कि यूनिवर्स सिर्फ दूर के पॉइंट्स से नहीं बिकमिया है। फिर भी इस स्टेलर बैकयार्ड में भी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कॉलोनाइजेशन के सपने को एक ऑब्स्टेकल रेस में बदल देती है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी का मास शायद पृथ्वी से थोड़ा ज्यादा है, जिसका मतलब है कि ग्रेविटी भी वैसी ही होगी जो घने एटमॉस्फेयर को बिकामाए रखने के लिए अच्छी है, जो रेडिएशन से सतह को सेवने के लिए जरूरी है।
और रहने लायक जोन में होने से लिक्विड वाटर की प्रेजेंस ज्यादा पॉसिबल हो जाती है, कम से कम थ्योरी में। लेकिन होस्ट स्टार, एक रेड ड्वार्फ, वह दोस्ताना छोटा सूरज नहीं है जिसे हम अपने पास रखना चाहेंगे। प्रॉक्सिमा सेंटोरी अपनी भयंकर सोलर फ्लेयर्स के लिए जाना जाता है, जो प्लैनेट को लगातार आयनाइजिंग रेडिएशन से हिट कर सकती है। एक और इंटरेस्टिंग बात है ग्रेविटेशनल लॉकिंग। जैसे चांद विशा धरती की तरफ अपना एक ही फेस दिखाता है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी में भी शायद सिंक्रोनस रोटेशन है। जिसका मतलब है कि प्लैनेट का एक साइड विशा स्टार के सामने रहता है, वन की दूसरा साइड विशा अंधेरे में रहता है, जिससे टेम्परेचर में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। एक साइड बहुत गर्म होता है और दूसरा बिल्कुल फ्रीजे इज। किसी भी कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए प्लैनेट को एक बहुत डेंस एटमॉस्फेयर चाहिए होगा ताकि हीट को फैला सके और किसी भी नाजुक लाइफ को इन बड़े बदलावों से बचा कैन। इन सब के बावजूद ये अभी भी बहुत फैसिनेटिंग है। स्पेस में धिस की क्लोजी को देखते हुए प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी ऑक्सीजन, मीथेन या दूसरे गैसों के साइंस को ढूंढने वाली स्टडीज के लिए एक बड़ी प्रायोरिटी बन गया है, जो लाइफ की प्रेजेंस बता कैन। फ्यूचर मिशंस शायद अल्ट्रा फास्ट सोलर सेल्स के साथ एक दिन वहां प्रॉब्स भेज सकते हैं ताकि नजदीक से डेटा मिल कैन। तब तक यह इस बात का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि वेरे अपने कॉस्मिक बैकयार्ड में भी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। प्रॉक्सिमिटी और वन स्ट्रीम रिस्क का यह मिक्स प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी को यह समझने के लिए एक शानदार स्कूल बिकमाता है कि एक दुनिया को सचमुच रहने लायक बिकमाने वाला नाजुक बैलेंस क्या है। और अगर वेरा पड़ोसी इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो दूर के प्लैनेट्स के बारे में सोचो, जैसे केपलर 186f, एक और इंटरसेटिंग कैंडिडेट जो दिखाता है कि जब हम एक नए कॉस्मिक घर की तलाश में होते हैं तो वैरायटी और सरप्राइजेस एक साथ कैसे चलते हैं। अपने मूडी पड़ोसी प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर एक नजर डालने के बाद यह लॉजिकल है कि हम एक ऐसे केस को सीन जो पहली नजर में ज्यादा बैलेंस्ड लगता है, केपलर 186f। यह 100 प्लैनेट इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हर नई डिस्कवरी यूनिवर्स के नए मिस्ट्रीज लाती है। 569 लाइट ईयर्स दूर सिचुएटेड यह इसलिए अलग है क्योंकि यह अर्थ के लगभग सेम साइज का है, डायमीटर में सिर्फ लगभग 2000 किलोमीटर बड़ा, जिसका मतलब है कि वहां की ग्रेविटी शायद वेरी जैसी ही है और यह एक स्टेबल एटमॉस्फेयर बिकमे रखने के लिए बहुत जरूरी है। एक अच्छी बात दिस की ऑर्बिटल डिसेक्लिनेशन है, जिसका मतलब है कि दिस में सीजन्स हो सकते हैं, कुछ ऐसा जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्लाइमेट पैटर्न्स में हेल्प करता है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी के उलट केपलर 186f एक कम वोनेटिव रेड ड्वार्फ के चारों ओर ऑर्बिट करता है, जिसका मतलब है कि हार्मफुल रेडिएशन के चांसेज कम हैं। लेकिन प्लैनेट अभी भी टाइडली लॉक्ड हो सकता है, जिससे लाइटेड और डार्क साइड के बीच बड़े टेम्परेचर डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। फिर भी एक थिक एटमॉस्फेयर इस डिफरेंस को कम कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि एवरेज टेम्परेचर कम है, लगभग 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यह कुछ जगहों पर लिक्विड वाटर की रेंज में रहता है, खास तौर पर अगर वोल्केनिक वॉन्टिविटी या अंडरग्राउंड ओशन करंट्स हों। एस्ट्रोनॉमर्स के लिए दिस का मतलब एक रेयर कॉम्बिनेशन है, एक रॉकी प्लैनेट सही साइज का, एक स्टेबल ऑर्बिट और एक ऐसा क्लाइमेट जो भले ही ठंडा हो, लाइफ के लिए पूरी तरह से आउट ऑफ गेम नहीं है। यह एक डेलिकेट बैलेंस है, लेकिन यह पॉसिबल है। केपलर 186f इतना आकर्षक इसलिए है क्योंकि यह उन सैकड़ों प्लैनेट्स में से सिर्फ एक है जो फ्रेंडली प्रोफाइल्स वाले स्टार्स के ऑर्बिट में हैं। केपलर या जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप से गेटा हर डेटा उन मॉडल्स को फीड करता है जो वीन यह जानने में मदद करते हैं कि दीज में से कौन सी दुनिया करीब से देखने लायक है। अब मेन बात यह है कि एटमॉस्फेयर में ऐसे केमिकल सिग्नल गेटें जो सिर्फ पत्थरों से ज्यादा कुछ दिखाएं, जैसे मीथेन या ऑक्सीजन के बायो सिग्नेचरेस। तो केपलर 186f यह सोचने पर एम्बुवेनूर करता है कि शायद अर्थ उतनी स्पेशल नहीं है जितना हम पहले सोचते थे, और अगर यह प्लैनेट जो लगभग 600 लाइट ईयर्स दूर है पहले से ही इतनी सिग्नेचरिटीज दिखाता है, तो और भी करीब और प्रॉमिसिंग सिस्टम्स का क्या। यहीं पर ट्रैपिस्ट 1e आता है, खास तौर पर ट्रैपिस्ट 1e जो ओशियंस होने और कौन जाने शायद कुछ लिविंग थिंग्स होने की बात पर सबसे ज्यादा चर्चा में है। केपलर 186f के बाद ट्रैपिस्ट 1e इस नई दुनिया के शिकारी युग के सबसे फेमस 100 प्लैनेट्स में से एक के रूप में खड़ा है। जिसका फनी नाम एक बेल्जियम टेलीस्कोप से आया है, जिसने 2017 में एक प्लैनेटरी सिस्टम की अनाउंसमेंट की थी।
जिसमें 7 रॉकी वर्ल्ड्स एक अल्ट्रा कोल्ड ड्वार्फ स्टार का ऑन ऑर्बिट कर रहे हैं, जो सिर्फ 39 लाइट ईयर्स दूर है, जो स्पेस के हिसाब से काफी करीब है। उनमें से ट्रैपिस्ट-1e खास है क्योंकि यह ऐसे एलिमेंट्स को एक साथ लाता है जो यूनिवर्स और प्लैनेट्स के बारे में सभी की क्यूरियोसिटी को सच में जगाते हैं। सबसे पहले यह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है। यह न तो बहुत बड़ा है, न ही बहुत छोटा। मॉडलों से पता चलता है कि दिस की सतह पर शायद तरल महासागर, लिक्विड ओशंस भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि ऑक्सीजन से भरपूर वातावरण, ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर भी हो। बायोसिग्नेचर्स का अध्ययन करने वालों के लिए यह विचार एक लाइट हाउस जैसा है। ऐसा वातावरण थिस की सतह को तारे के रेडिएशन से बचा सकता है और मौसम को भी काफी स्थिर रख सकता है। लेकिन दूसरे उम्मीदवारों की तरह दिस में भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो सब कुछ खराब कर देती है। टाइडल लॉकिंग। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी की तरह ट्रैपिस्ट-1e भी शायद वीशा अपने तारे की ओर एक ही तरफ रहता है। जिससे तापमान में तेज बदलाव होते हैं, जिसके लिए काफी घना वातावरण चाहिए होता है ताकि गर्मी को चमकीले हिस्से से अंधेरे हिस्से तक ले जाया जा कैन। दिस के बिना एक हिस्से में महासागर बोलते रहेंगे और दूसरा हिस्सा कभी न खत्म होने वाली रात की तरह जम विल। अब तक जेम्स वेब और हबल जैसे टेलीस्कोप यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह सुरक्षात्मक परत मौजूद है। यह एक बहुत बड़ी अनटिलनी की चुनौती है, लेकिन यह जानने के लिए बहुत जरूरी है कि क्या वहां जीवन सचमुच थ्राइव सकता है। एक और बात जो ट्रैपिस्ट-1e को इतना इंटरेस्टिंग बिकमाती है, वह है दिस का सिस्टम। यह 7 प्लैनेट्सों के परिवार का एक हिस्सा है, जिनमें से कई हैबिटेबल जोन में या उसके पास हैं। यह खगोलविदों को एक नेचुरल लैब देता है ताकि वे तुलना कर कैन कि तारे की कक्षा और फेरी में छोटे बदलाव मौसम, भूविज्ञान और वातावरण को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। यह लगभग एक कॉस्मिक मॉडल जैसा है जो दिखाता है कि थोड़ी अलग परिस्थितियों में पृथ्वी कैसी दिखती। यह सब ट्रैपिस्ट-1e को उन मिशनों में सबसे आगे रखता है जो मीथेन, ओजोन या कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों के निशान खोजते हैं। ये सबूत हैं कि ग्रह के पैमाने पर जैविक चीजें हो रही हैं। भले ही मेरे पास अभी तक कोई साफ जवाब नहीं है, इस सिस्टम से वीं गेटने वाला हर लाइट स्पेक्ट्रम वीं और ज्यादा यकीन दिलाता है कि पृथ्वी कोई पागल चमत्कार नहीं है। ये शायद ब्रह्मांड में फैले कई संभावित होमियों में से एक है, एक ऐसी चीज जो इस यात्रा के आखिरी पॉइंट को और भी ज्यादा जरूरी बिकमाती है। जब हम इस यूनिवर्सीय यात्रा के हर हिस्से को एक साथ जोड़ते हैं तो संदेश साफ है, पृथ्वी वीशा नहीं रिमेन। सूरज जो आज भी जीवन देता है, एक दिन वेरे यूनिवर्सीय बैकयार्ड का सबसे बड़ा तानाशाह बन विल 100 प्लैनेट्स को देखना। असल में ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना सीखना है ताकि हम ये पक्का कर कैन कि जब महासागर बॉयलेंगे या हवा गायब हो जाएगी तो वेरी कहानी खत्म ना हो। और अगर प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी, केपलर, R-SOTHSEF और ट्रैपिस्ट-1e कुछ सिखाते हैं तो वो ये है कि हम इम्पॉसिबल थिंगों के सागर में अकेले नहीं हैं। हर कैंडिडेट के अपने अच्छे और बुरे पहलू हैं। ऐसे तारे जो अरबों सालों तक शांति से जलते हैं या घातक फ्लेयर्स फेंकते हैं, ऐसे ग्रह जो स्थिर मौसम के लिए बहुत छोटे हैं या ओशंसों को जिंदा रखने के लिए बहुत पुराने हैं। ऐसी वर्ल्डें हैं जहां महासागर एक तरफ उबल सकते हैं और दूसरी तरफ जम सकते हैं। फिर भी जो कभी सिर्फ अनुमान थे, वो अब डेटा, ग्राफ और जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप द्वारा देखे गए लाइट स्पेक्ट्रा में दर्ज हैं। हर नए मिशन के साथ हम थोड़ा और सीखते हैं कि जीवन कैसे थ्राइव सकता है या यूनिवर्सीय पैमाने पर छोटी छोटी डिटेल से कैसे खत्म हो सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा दुश्मन है फेरी। वेरी आज की टेक्नोलॉजी जिसे नई मुमकिन बिकमती है कि हम लाखों लाइट ईयर्स का सफर करें, यहां तक कि अपने सबसे करीब के पड़ोसियों तक भी। लेकिन इससे ध्यान रखने की अवैयत कम नहीं होती। यह ऐसा है जैसे हर नया प्लैनेट एक याद दिलाता है कि आगे बढ़ना सिर्फ बड़े सपने देखना नहीं है, बल्कि यह तैयारी करना है कि जब यह वन एक्सपायरी डेट आएगी तो फिजिक्स, बायोलॉजी और इंजीनियरिंग को क्या सामना करना पड़ेगा। सवाल यह नहीं है कि विंग कब जाना होगा, बल्कि यह है कि कब जाना विल बी। इस बीच बायोसिग्नेचर की तलाश, एटमॉस्फेयर की स्टडी
और प्लैनेट के रहने लायक मॉडल्स की सिमुलेशन ही समय सेवने का मात्र तरीका है। और इस खोज की खूबसूरती यही है, यह जानना कि धरती शायद अकेली नहीं है, जिससे मेरा घर कम खास नहीं हो जाता, बल्कि बिल्कुल उल्टा, ये हर दिन को और भी कीमती बिकम आता है। जहां हम एक ऐसे तारे के नीचे रह सकते हैं जो अभी तक फटा नहीं है, एक ऐसे प्लैनेट पर जो अभी भी अपने ओशंसों को सेवे हुए है और वी अगली बड़ी छलांग की योजना बिकमने का मौका देता है। तो अगर कोई बड़ी सीख है तो वह यह है, ब्रह्मांड के रहस्य सिर्फ उन दूर की गैलाक्सी में नहीं है, बल्कि उन कदमों में भी हैं जो हम तब उठाने का फैसला करते हैं जब वी पता होता है कि एक दिन वी अपना घर छोड़ना विल बी। और हर उस दुनिया के लिए जो टेलीस्कोप में दिखती है, एक बात पक्की है, वी ने अभी अभी ब्रह्मांड में जीना सीखना शुरू किया है। और ये सब जानने के बाद अब आप आसमान को पहले जैसा नहीं देख सकते, है ना? ये जानना कि पृथ्वी की एक एक्सपायरी डेट है और वे ने पहले ही नए होमियों के लिए उम्मीदवारों का नक्शा बिकमा लिया है, ये एक झटका है, लेकिन उम्मीद की एक किरण भी है। हर नए प्लैनेट के साथ जो वी गेट्टा है, वी याद दिलाया जाता है कि असल में जीवित रहने का मतलब जो वेरे पास है उससे संतुष्ट होना नहीं है, बल्कि जो आने वाला है उसे पाने का साहस रखना है। इसी तरह हम बड़े होते हैं, धीरे धीरे ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजते हुए, जो यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वेरी कहानी तब भी जारी रहे जब यह ग्रह और नहीं रह पाएगा। अब मुझे टेलो, क्या आपको लगता है कि हम सच में समय पर यहां से निकल पाएंगे? इस वीडियो में कौन सा प्लैनेट आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मेमडबुहेन्यूर करता है? प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी, केपलर 186F, ट्रैपिस्ट 1E, या शायद कोई और जो अभी तक नहीं गेटा है? कमेंट में अपना विचार या यहां तक कि अपनी अटकलें लिखें कि कौन सी दुनिया वेरा अगला कॉस्मिक ठिकाना होगी। और अगर आप भी मेरी तरह इस यात्रा में वीशा आगे रहना चाहते हैं तो मत भूलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें और इस वीडियो को ऐसे किसी के साथ शेयर करें जिसे अभी भी लगता है कि पृथ्वी को छोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे बड़ी गलती यह होगी कि हम आसमान देखना बंद कर दें, खासकर अब जब वी आखिरकार यह समझ आने लगा है कि यह कितना विशाल और अवसरों से भरा है।